वॉइस क्लियर है मेरी? कोई बता दो एक बार। यस सर। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे सिंपल स्ट्रेसेस और स्ट्रेन, जो अगर आपने इस पे कोई फोर्स लगाया है या कोई लोड, कोई पुश या कुछ पुल किया है या कोई लोड लगाया है तो आ रहा था। यानी कि हम जैसे इस बार पे अगर पी लोड लगाते थे तो हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन मिलता था, ठीक है। बट आप लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन वर्ड सुना होगा। तो किसी भी बॉडी को अगर तुम हीट देते हो या उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो बॉडी थोड़ा सा एक्सपैंड होती है, थोड़ा सा एलोंगेट होती है। उसका टेम्परेचर अगर किसी भी चीज का अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो थोड़ा सा एलोंगेट होता है। ये हम डेली के लाइफ में भी कई बार देखते हैं बहुत सारी चीजों में कि गर्मी के मौसम में अचानक से बहुत टाइट हो गया, या ठंड में अचानक से बहुत लूज हो गया। कुछ भी मेटल का चीज है आपका, या दरवाजे ही हैं, कुछ भी है, तो गर्मियों में देखोगे थोड़ा सा वो एक्सपैंड हो जाता है, ठंड में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जब भी आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो किसी भी बॉडी पे एक एक्सपेंशन आता है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो वो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। अब सपोज करो एक बार है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री से, मैंने 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। ये टेम्परेचर जो है इस बार को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेगा या इसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन आएगा। तो अभी इसमें कोई स्ट्रेस आ रहा है क्या? किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस आएगा इसमें अगर ये बार एलोंगेट हो रहा है चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, तो इसमें क्या कोई स्ट्रेस आना चाहिए? अभी तो सर सिर्फ नहीं। स्ट्रेन रहेगा ना। हाँ, फोर्स। स्ट्रेस इसमें नहीं, स्ट्रेस इसमें क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जब तक फोर्स नहीं है या लोड नहीं है तब तक स्ट्रेस कैसे लग सकता है? किसी भी चीज को या तो तुम खींचो नहीं या तो उसको धक्का नहीं दो, तब तक वो चीज में कोई स्ट्रेस नहीं लग सकता, ठीक है। तो इसमें भी सिर्फ एलोंगेशन हो सकता है, इसमें किसी भी तरह का भी ना फोर्स लग रहा है ना स्ट्रेस लग रहा है। पर सपोज करो इसी को मैं यहाँ से लॉक कर दूं और टेम्परेचर सेम 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री, फॉर एग्जांपल मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से मैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाता हूँ। अब क्या होगा? ये रॉड बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मैं इसको बढ़ने नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने रोक दिया है, ये बढ़ना चाहता है और मैं इसको बढ़ने नहीं दे रहा हूँ। इस केस में क्या होगा? इस पे एक ऑटोमेटिकली कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। क्यों? ये दीवार इसको इस तरफ धक्का देगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये इधर बढ़ना चाहता है। इसका नेचर है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये थोड़ा सा एलोंगेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं अगर उसको बढ़ने ही ना दूं तो ऑटोमेटिकली इस पे एक कंप्रेसिव फोर्स आएगा, ठीक है। और इस कंप्रेसिव फोर्स की वजह से एक कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। इन द सिमिलर वे, अगर मैं इसका टेम्परेचर मान लो शुरुआत में 60 डिग्री था, 60 डिग्री से मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड ले आया, ठीक। अब क्या होगा? अब ये छोटा होने की कोशिश करेगा। थर्मल एक्सपेंशन मतलब अगर हीट देते हैं तो बढ़ने की कोशिश करता है, हीट अगर तुम उससे एक्सट्रैक्ट करते हो तो ये सिकुड़ने की कोशिश करता है, ठीक है, छोटा होने की कोशिश करता है। तो अगर अब ये छोटा होने की कोशिश करेगा, मतलब ये रॉड अभी अगर इस लेंथ का है तो इस लेंथ पे आने की कोशिश करेगा, मान मान के चलो। लेकिन चूंकि मैंने इसको लॉक कर दिया है तो ये अब इसको छोटा भी नहीं होने देगा, ये उसको वहीं का वहीं रखेगा। बट ये रॉड छोटा होने की कोशिश कॉन्स्टेंटली कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगा? इस पे एक टेंसाइल फोर्स लगेगा, ठीक है। ये वाला जो ब्लॉक है जिससे मैंने इसको लॉक किया, या जो दीवार है, वो इसको खींचने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो अगर ये बढ़ने की कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन में टेम्परेचर के बढ़ने से, तो इसमें आपको एक कंप्रेसिव फोर्स देखने को मिलता है, जो कि ये आपका जो आपने ऑब्स्टेकल लगा दिया है इसको बढ़ने से रोक रहे हो, जो लॉक लगा दिया है वो लगाता है। अगर ये छोटा होने की कोशिश कर रहा है तो ये ब्लॉक इसको खींचेगा ताकि छोटा ना हो सके। तो तब इसमें एक आपको
टेंसाइल फोर्स लगेगा जिसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा। तो इसके लिए इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सपोज करो एल जो है वो लेंथ ऑफ अ बार है, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। T1 आपका इनिशियल टेम्परेचर है, T2 आपका फाइनल टेम्परेचर है, अल्फा ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये अल्फा जो है आपकी ई की तरह है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। इस अल्फा की वजह से ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी बॉडी कितना बढ़ेगी या कितना कम होगी। तो इन चीजों को अगर हम देखें तो एक्सटेंशन जो होता है, यानी जो चेंज इन लेंथ आएगा, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, या मैं कहूँ T2 माइनस T1 इंटू एल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से आया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट निकाल के जिसकी वजह अलग अलग रिजल्ट फाइंड किए हैं, कौन कितना एक्सपेंड हो रहा था कितने टेम्परेचर पे, उससे आपको अलग अलग मटेरियल का अल्फा मिला है। ये रिसर्च करके आया हुआ, तो इसका कोई खास डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अल्फा डेल्टा टी एल याद रखना जब भी एक्सटेंशन, ओके। अगर इस एलोंगेशन को, जो इस पर जो ये बढ़ने वाला था, इसको अगर मैं कोई ऑब्स्टेकल लगा के रोक दूं, जैसा मैंने यहाँ पे रोका है, तो इसमें स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होगा, और उस स्ट्रेस को करने के लिए एक स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एक स्ट्रेन आएगा जिसकी वजह से वो स्ट्रेस होने वाला था या हो रहा है। तो वो क्या होगा, अगर ये ब्लॉक होगा तभी इसमें कोई कोई ना कोई स्ट्रेस आएगा। अगर रॉड फ्री है तो कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो ये एलोंगेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। स्ट्रेस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कहीं पे भी कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा, कोई लोड नहीं है इस पे, तो स्ट्रेस आएगा कैसे। लेकिन हाँ, यहीं अगर आपने इसको लॉक कर दिया यहाँ पे और टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इस पे स्ट्रेस आएगा, क्योंकि ये बढ़ना चाहता है पर आप बढ़ने नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ भी कोई भी स्ट्रेस तभी आएगा जब आपने इसको ब्लॉक किया। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने कम से कम 5 या 6 बार देखे हैं गेट में, जहां आपको सिंपल बार दिया हुआ था। आप भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ही मिलेगा, सिंपल बार दिया हुआ था और दुनिया भर की वैल्यू दी हुई थी, टेम्परेचर दे दिया था, इनिशियल फाइनल अल्फा दे दिया, आपको सब कुछ दे दिया है, और आपको स्ट्रेस निकालने कहा जाता है। तो लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा के अल्फा डेल्टा टी लगा करके स्ट्रेस निकाल देते हैं, जबकि इसमें कोई स्ट्रेस आएगा ही नहीं। यहाँ ये किसी से भी लॉक है ही नहीं, सीधे आंसर जीरो मारना है उसमें आप, ठीक है। तो इस तरह का थोड़ा सा क्वेश्चन समझना। आप उस दुनिया भर की वैल्यूज भले दी हुई है, लेकिन अगर ये लॉक नहीं है, दोनों तरफ से इसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, तो इसमें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं प्रोड्यूस होगा, ये फ्रीली एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आए, कई बार मैंने 4-5 बार देखा है ऐसा क्वेश्चन कि डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि इसमें क्या स्ट्रेस आएगा, सीधे आंसर है जीरो, कैलकुलेट करना ही नहीं है आप। तो एक्सटेंशन इन द बार ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, आपको याद रखना अल्फा डेल्टा टी एल। सिमिलरली स्ट्रेन जो होगा आपका, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर स्ट्रेन। सीधा सा है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, तो अपॉन एल, एल अपॉन एल कट जाएगा, आपके पास बच जाएगा सिर्फ अल्फा T2 माइनस T1 और अल्फा डेल्टा टी, ठीक है।
अब स्ट्रेस, टेम्परेचर स्ट्रेस देख लेते हैं क्या होगा। ई अल्फा T2 माइनस T1, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही ई होता है, ठीक है। तो अगर स्ट्रेस निकालना है तो आपके पास ये स्ट्रेन है ही, उसको ई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको स्ट्रेस आ जाएगा। तो आप बस ये दोनों चीज याद रखिए, एक तो आपका स्ट्रेन है जो कि अल्फा डेल्टा टी होता है, अल्फा डेल्टा टी, और दूसरा आपके पास स्ट्रेस है जो कि होता है ई अल्फा डेल्टा टी। आपको ये दो चीज, दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। इसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर। इतना ही था इसका कॉन्सेप्ट, यही दो फॉर्मूले हैं आपके पास, अल्फा डेल्टा टी और ई अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। इसी के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट थर्मल स्ट्रेसेस का इतना ही। तो दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। ये आपके पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन पोर्शंस AC एंड CV ऑफ अ स्टील बार शोन इन फिगर 1.45। फिगर में अभी ड्रॉ कर देता हूँ। A close fit exists at both of the rigid supports at room temperature and the temperature is raised by 75 degree centigrade. Take E equals to 200 gigapascal and अल्फा, अल्फा की वैल्यू दी हुई है आपकी। अल्फा का यूनिट होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये याद रखिएगा। फॉर स्टील एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ AC इज 400 मीटर स्क्वायर एंड ऑफ BC इज 800 मीटर स्क्वायर। तो कुछ इस तरह का आपके पास फिगर है। इसके अलावा आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो 400 मीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालना है इस केस में, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम स्ट्रेस और स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं AC और CD में, ठीक। तो स्ट्रेन, जैसा आपने स्ट्रेन इन AC लिखते हैं, अल्फा डेल्टा T is the formula, okay. Alpha would be in this case it is given 12 into 10 to power minus 6, and change in temperature is raised by 75 degree centigrade, okay. तो आपको 75 डिग्री यहाँ पे देना। अब देखो अल्फा की वैल्यू जो आपको दी हुई है पर डिग्री सेंटीग्रेड में दी हुई है, तो यहाँ पे आपको ये भी 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही लेना है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू पर डिग्री केल्विन में ली होती तो आप केल्विन में करते। हालांकि इस केल्विन का यूज आपका अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में ही होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हर जगह डिग्री सेंटीग्रेड ही है, ठीक है। तो केल्विन आप जब भी थर्मोडायनेमिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो केल्विन में बदलो, अदरवाइज बदलने की जरूरत नहीं है। सो अल्फा डेल्टा टी, इसमें आपको स्ट्रेन एट AC आ गया, सिमिलरली स्ट्रेन एट
BC it would be equal to alpha delta T in this case also. It would be same. Alpha is same. Then temperature is same. तो दोनों ही केस में इसका जो स्ट्रेन आएगा वो आएगा 900 इंटू 10⁻⁶। अब आपको इसका स्ट्रेस निकालना है। तो स्ट्रेस का भी फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। अगर सिग्मा एसी निकालना है आपको, कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द पोर्शन सिग्मा एसी, तो आपके पास एप्सिलॉन तो है ही, ठीक है, उसको आप ई से मल्टीप्लाई कर दोगे। ई इंटू स्ट्रेन ही होता है आपका स्ट्रेस, तो ई इंटू एप्सिलॉन एसी कर दो। जो भी आपकी ई की वैल्यू दी हुई है 200 इंटू 10⁹, जो स्टील का ई होता है इंटू 900 10⁻⁶ would be equal to 180 मेगा न्यूटन पर मीटर। तो इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, ठीक है। सेम आपका बीसी के लिए भी आएगा, ये एप्सिलॉन बीसी, ये भी वही चीज है, सब कुछ सिमिलर है, तो ये भी 180, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला, दो फॉर्मूला आपको याद रखने थे। स्ट्रेन निकल गया, स्ट्रेस निकल गया। आपको अगर चेंज इन लेंथ कितना हो सकता था ये पूछा होता तो आपके पास स्ट्रेन है ही, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अगर ऑब्स्टेकल नहीं होता तो कितना आ सकता तो वो पूछा होता। तो यहाँ पे अगर आप एल मल्टीप्लाई कर देते तो आपको एलोंगेशन में मिल जाता दोनों में, ठीक है। तो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन विजिबल है क्या? यस सर। पढ़ पा रहे हो स्क्रीन पे? ओके, इसका एक फिगर भी है, वो यस भी मैं सर। इंसर्ट करता हूँ। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करते हैं इसको, बट 2 मिनट क्वेश्चन पढ़ के समझो। तो इस फिगर को देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको कहा गया है कि कॉपर और स्टील आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनको आपस में ब्रेजिंग के प्रोसेस से आपस में कंबाइन
कर दिया गया है। इस तरह से कंबाइन होता है ये कि दोनों एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बढ़ेगा तो साथ में बढ़ेगा, कम होगा तो साथ में कम होगा, इस तरह से कंबाइंड है ये। इसमें आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है दोनों का, कॉपर का 30 into 30 दिया हुआ है, और स्टील सॉरी कॉपर का 30 into 60 दिया हुआ है, और स्टील का 60 into 60 दिया हुआ है। ये अंदर की तरफ है जो आपका 30 into 60 है, मतलब आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये 30 into 60, और यहाँ पे 60 into 60। ठीक है, ये आपका लेंथ हो गया 400 मिलीमीटर टिल क्यू। क्यू तक का लेंथ है आपका 400 मिलीमीटर का। अब आपको कहा जा रहा है कि इसका टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कुछ है, इफ द कॉम्बिनेशन इज हीटेड थ्रू 120 डिग्री, मतलब इसके टेम्परेचर को 120 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया गया है, और 120 सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ाया जाए तो स्ट्रेस और स्ट्रेन इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, आपको मेन वो कैलकुलेट करना है, स्ट्रेस प्रोड्यूस करना है, स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, और शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो अभी देखो कॉपर और स्टील, अगर आप दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और आपने इसमें हीट प्रोवाइड किया, तो ये दोनों के दोनों एक्सपैंड होने की कोशिश करेंगे, इंक्रीज होने की कोशिश करेंगे, कॉपर भी और स्टील भी। बट जैसा आप देख सकते हो, अल्फा स्टील is 12 into 10 to power minus 6 and alpha copper is 18.5 into 10 to power minus 6। अब जो भी एलोंगेशन होता है वो अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप देख चुके हैं अल्फा डेल्टा टी फॉर्मूला हो रहा है स्ट्रेन का। ठीक है, अल्फा डेल्टा टी एल, मतलब अल्फा जैसा होगा वैसा ही एक्सपेंशन होगा, जितना ज्यादा अल्फा है उतना ज्यादा एक्सपेंशन है। तो ये आप सीधे से देख सकते हो कि कॉपर का अल्फा ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉपर ज्यादा एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर ये कॉपर है, जैसा फिगर में ही देख सकते हो, ये कॉपर है, ये स्टील की तुलना में थोड़ा ज्यादा बढ़ने की कोशिश करेगा। कॉपर सपोज करो क्यू से एम जाने की कोशिश कर रहा है, तो स्टील है क्यू से सिर्फ एन तक ही जा पा रहा है। ठीक, समझने की कोशिश करो इस चीज को कि जैसे कॉपर जो है, सीधी सी बात है, ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि वो थोड़ा कमजोर है, यानी कि उसका अल्फा थोड़ा ज्यादा है, तो कॉपर जो है हीट करने पे थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन स्टील उतना नहीं बढ़ेगा, स्टील थोड़ा कम बढ़ेगा। तो अगर ये दोनों आपस में जुड़े नहीं होते, सपोज करो कॉपर और स्टील आपस में अगर नहीं जुड़े होते, तो कॉपर क्यू से एम तक जाने की कोशिश करता, लेकिन स्टील क्यू से सिर्फ एन तक जा पाता। ठीक है, बट चूंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों को एक कॉमन टर्म्स में आना पड़ेगा कि न कॉपर की सुनेगा न स्टील की सुनेगा, एक मीडियम कहीं पे दोनों कॉम्प्रोमाइज कर करके एक पॉइंट सपोज करो पी पे दोनों आकर के साथ में आकर के रुके। तो जो कॉम्बिनेशन है कॉपर प्लस स्टील का, वो बढ़ा आपका पी तक। ठीक है, लेकिन कॉपर बढ़ना चाहता था क्यू से एम तक, जो जिसको स्टील ने रोका। कॉपर क्यू से एम तक जाना चाह रहा है, लेकिन स्टील ने कहा नहीं, तुम एम तक नहीं जा सकते क्योंकि मेरी कैपेसिटी सिर्फ एम तक ही है। ठीक है, तो वो उसको रोक रोक लेता है। उसके रोकने की वजह से क्या होता है, एक पुश लगता है, यानी कि एक कंप्रेसिव फोर्स लगेगा उसमें। ये जाना चाहता था एम तक, लेकिन उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा पी पे, मतलब एम से पी तक आने का, जो एम तक ना जा पाया, सिर्फ पी तक रुका। क्यों? क्योंकि किसी ने इस पे फोर्स लगाया ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए वो एम पे तक ना जा करके सिर्फ पी तक ही रुक गया, मतलब उसको हम कह रहे हैं पुश या कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, सिमिलरली स्टील, स्टील मात्र एन तक ही जाना चाहता था, लेकिन कॉपर इसको और थोड़ा सा खींचा, क्योंकि कॉपर खुद बढ़ना चाह रहा है। कॉपर का तो कैपेसिटी एम तक जाने का था, लेकिन ये एम तक नहीं जा पाया क्योंकि स्टील उतना बढ़ ही नहीं सकता है, स्टील सिर्फ एन तक जा सकता है। तो कॉपर ने भी इस पे कुछ फोर्स लगाया और इसको भी एन से खींच करके पी पर लाया। दोनों एक कॉमन टर्म्स में आए, ना एम ना एन, एक कॉमन टर्म्स पे आए, दोनों पी तक रुके आकर के। ठीक है, तो जो ये एमपी है, ठीक है, जाना चाहिए था कॉपर को एम तक, लेकिन वो आया सिर्फ पी तक। सिमिलरली स्टील जाना चाहता था मात्र एन तक, लेकिन वो गया पी तक। तो ये जो आपको डिफरेंस मिल रहा है, यानी कि एमपी और एनपी इस फिगर में, ठीक है, यही आपको स्ट्रेस प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से आपको पुश और पुल मिल रहा है। ये एम तक अगर चला जाता तो इसमें कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा होता, क्योंकि ये एम तक नहीं जा पाया, इसको रोका गया एक फोर्स लगा के, पुश लगा के पी तक ही, तो इस पे एक स्ट्रेस आया, कंप्रेसिव स्ट्रेस। सिमिलरली स्टील एन तक ही जाना चाहता था, इस पे भी एक फोर्स लगा करके इसको पी तक खींचा गया, इस पे भी एक टेंसाइल फोर्स लगाया गया। तो जो स्ट्रेस आ रहा है आपका, इसी वजह से आ रहा है क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों जहां तक बढ़ सकते थे वहां तक नहीं बढ़ पाए और एक कहीं बीच पॉइंट पे आ गए हैं पी पे।
इसलिए दोनों पे स्ट्रेस आएगा और हमको वही स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इन दोनों को सेपरेट मान के चलते हैं कि अगर दोनों जुड़ा हुआ नहीं था, ठीक है, तो क्या इंक्रीज हो रहा होता लेंथ में? सो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कॉपर। तो अगर दोनों आपस में नहीं जुड़े होते तो कॉपर कहां तक जाता? एम तक। तो कॉपर का लेंथ इंक्रीज कहां तक हुआ है? क्यू से लेकर के एम तक, यानी कि क्यू एम। ठीक है, जिसकी वैल्यू आएगी आपकी अल्फा, कॉपर का अल्फा हमने अल्फा सी ले लिया इंटू डेल्टा टी या T2 - T1, जो कि इस केस में हमको दिया हुआ है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सो अल्फा T2 - T1 इंटू एल। ठीक है, स्ट्रेन होता है अल्फा डेल्टा टी, वहीं अगर आप एलोंगेशन निकालना चाहते हो तो वो एल से मल्टीप्लाई कर दो तो वो एलोंगेशन हो जाएगा। सिमिलरली इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टील कितना होता है? क्यू से एन तक जाता है ये, अगर दोनों आपस में नहीं जुड़े होते तो ये हो गया क्यू एन, जो कि आता है आपका अल्फा स्टील T2 - T1 इंटू एल। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन, वो स्ट्रेन जिसकी वजह से इसमें स्ट्रेस आएगा। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन का मतलब है वो स्ट्रेन जिसकी वजह से इस पे आपको कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये कितने डिस्टेंस की वजह से लग रहा है? ये क्यू से एम की वजह से नहीं लग रहा है, क्योंकि क्यू से पी तक तो ये पहुंचा ही। ठीक है, इसको हमने क्यू पर ही नहीं रोका, जो इसका पूरा क्यू से एम तक का आएगा। इसको जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है इस पे, वो लग रहा है पी से लेकर के एम तक की वजह से। ये पी से एम तक नहीं पहुंच पाया, इसकी वजह से इस पे स्ट्रेस लग रहा है। क्यू से पी तक का डिस्टेंस तो इसने ट्रेवल कर ही लिया था। सो पी एम बाय एल हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो इस पे कंप्रेसिव फोर्स आएगा वो इस पी एम की वजह से ही आएगा, ना कि क्यू एम की वजह से। क्यू एम तो अगर दोनों आपस में नहीं जुड़े होते तो इन पे लग रहा होता। ठीक है, बट क्योंकि ये पी तक तो पहुंचा ही पहुंचा, तो जो बच गया है मतलब पीएम, जो ये डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर पाया, उसकी वजह से इस पे स्ट्रेस लगेगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेन अगर हम निकालें तो वो आएगा आपका पीएम बाय एल। पीएम को हम लिख सकते हैं क्यू एम माइनस क्यूपी, क्यू एम माइनस क्यूपी, और क्यू एम बाय एल माइनस क्यूपी बाय एल। देखो क्यू एम आपने कैलकुलेट किया हुआ अल्फा सी T2 - T1 इंटू एल। ठीक है, तो ये एल एल ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बस बच जाएगा अल्फा सी T2 - T1 माइनस क्यूपी बाय एल। क्यूपी क्या है? देखो क्यू, और ये क्यू है, ये पी है, मतलब क्यू तक तो इसका ओरिजिनल लेंथ था, और ये दोनों मिल करके बढ़ा है पी तक। तो इसको हम लिखते हैं क्यूपी जो डिस्टेंस है ये दोनों का, क्यूपी जो आपका इस फिगर में दिख रहा है, ये दोनों मिल करके जहां तक एलोंगेट हुआ, कॉपर और स्टील दोनों आपस में मिल करके जहां तक एलोंगेट हुए वो है। तो हम इसको लिखते हैं इसका एक्चुअल स्ट्रेन, दोनों का कॉम्बिनेशन का एक स्ट्रेन है जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ ई से, सिंपल ई से। कॉपर प्लस स्टील मिल करके जहां तक गया वो स्ट्रेन है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं क्यूपी बाय एल को ई। क्यूपी इज द एलोंगेशन ऑफ कॉपर प्लस स्टील। सिमिलरली टेंसाइल स्ट्रेन,
इन स्टील, तो स्टील में आपका एक पुल क्रिएट हो रहा है, स्टील खिंचा रहा है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेन आएगा। ये टेंसाइल स्ट्रेन किस वजह से आएगा? एन से लेकर के पी की वजह से, ठीक है, क्योंकि क्यू से एन तक तो ये ऐसे भी जाता है ना, ये गया नहीं पी तक, पी तक नहीं जाता, तो क्यू से एन तक तो ये ऐसे ही फ्रीली एक्सपेंड हो जाता। तो हमको जो स्ट्रेस प्रोड्यूसर मिल रहा है, क्योंकि हमने इसको एन से पी तक खींचा है, एन तक तो ये ओरिजिनली अपने आप ही पहुंचने वाला था, एन से पी तक ही हमने इसको खींच करके लाया है, तो इस एन से पी की वजह से ही इसमें टेंशन आ रहा है। तो हम सिर्फ उसको कंसिडर करेंगे इसमें, अगर आप टेंसाइल स्ट्रेन निकाल रहे हो तो दैट विल बी एनपी बाय एल। एनपी को मैं लिख सकता हूं, एनपी इज इक्वल टू क्यूपी माइनस क्यू एन, ठीक है, क्यूपी माइनस क्यू एन इज एनपी। अब फिर देखो क्यूपी बाय एल क्या है, क्यूपी बाय एल यानी कि ई, जैसा लास्ट स्टेप में हमने किया है, ई माइनस क्यू एन बाय एल, क्यू एन बाय एल जो हमने कैलकुलेट किया है, ये वाला, ठीक है, क्यू एन बाय एल यानी अल्फा एस टी टू माइनस टी वन। एल को इधर ले आओगे तो क्यू एन बाय एल आपको पता है अल्फा एस टी टू माइनस टी वन, सो माइनस अल्फा एस। अब दोनों को हम ऐड करते हैं, दोनों स्ट्रेन को, इसको वन, इसको टू ले लो, इसको वन ले लो, सो कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑफ कॉपर प्लस कंप्रेसिव स्ट्रेन, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेन ऑफ स्टील को प्लस करके हम देखते हैं क्या आता है, अल्फा सी टी टू माइनस टी वन माइनस ई प्लस ई माइनस अल्फा एस टी टू माइनस टी वन। सो ई ई कैंसिल हो गया, टी टू माइनस टी वन कॉमन आ जाएगा, तो आपको मिला अल्फा सी माइनस अल्फा एस एंड टी टू माइनस टी वन। ये वैल्यू आई कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑफ कॉपर की और टेंसाइल स्ट्रेन ऑफ स्टील को जब हमने प्लस किया। बट कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑफ कॉपर क्या है, सिग्मा सी बाई, इसी स्ट्रेन की वजह से तो इसमें स्ट्रेस लग रहा है ना, यही वाला हमने कैलकुलेट किया, जो डिस्टेंस वो ट्रेवल नहीं कर पाया या जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करना चाहता था नहीं कर पाया, उसी की वजह से ये स्ट्रेस आ रहा है। तो ये स्ट्रेन क्या होगा, सिग्मा सी बाय ई, ठीक है, तो स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस आपका स्ट्रेन होता है, आपको पता है, ठीक है। सिमिलरली ई एस आपका होगा सिग्मा एस बाई ई। तो इसको आप अगर पुट करिए इसमें, यहाँ पे वैल्यू में ई सी प्लस ई एस को अगर आप सिग्मा सी बाई ई लिख दो और सिग्मा एस बाई ई लिख दो, यू विल गेट, अब आपको क्वेश्चन में ई सी यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर भी दिया हुआ है और यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील भी दिया हुआ है, तो उसको हम पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सिग्मा सी यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर आपको दिया हुआ है 110 इंटू 10⁹, और यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील आपको दिया हुआ है 220 इंटू 10⁹, ठीक है, इक्वल टू अल्फा सी माइनस अल्फा एस, अल्फा सी भी दिया हुआ है अल्फा एस भी दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, सो पुट कर दीजिए उसकी वैल्यू। अल्फा सी आपके पास है 18.5 इंटू 10⁻6 माइनस अल्फा एस आपके पास 12 इंटू 10⁻6, ठीक है, एंड चेंज इन टेम्परेचर है आपके पास 120।
अगर मैं यहां से नीचे से 220 इंटू 10⁻9 अगर कॉमन ले लूं, या सपोज चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 220 इंटू 10⁻9 अगर ले लिया तो ट्वाइस सिग्मा सी, ठीक है, प्लस सिग्मा एस वुड बी इक्वल टू 120 18.5 into 10 to the power minus 6 minus 12 into 10 to the power minus 6. तो ट्वाइस सिग्मा सी प्लस सिग्मा एस आ जाएगा जब हम 220 इंटू 10⁻9 को उधर भेज देंगे, इसको यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो वी विल गेट वैल्यू ऑफ अराउंड 171.6 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो ये आपका एक इक्वेशन आ गया सिग्मा सी और एस के टर्म्स में। अब आपको दूसरा इक्वेशन चाहिए, उसके लिए दूसरा रिलेशन यूज करना पड़ेगा। उसके लिए देखो, आपको सीधा सा ये पता है कि जितना पुश यहाँ पे लग रहा है, यानी कि जितना इसको कंप्रेसिव फोर्स दिया जा रहा है, कॉपर स्टील जितना इसको कंप्रेसिव फोर्स दे रहा है कॉपर को, कॉपर उतना ही इसको टेंसाइल फोर्स दे रहा है स्टील को, तभी तो ये कॉमन पॉइंट पर आकर के रुक रहे हैं, ठीक है। दोनों जो फोर्स दे रहे हैं, कॉपर जितना फोर्स स्टील पे लगा रहा है, स्टील भी उतना ही फोर्स कॉपर पे लगा रहा है, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। एक का पुश हो रहा है, दूसरा पुल हो रहा है। एक में कंप्रेसिव अगर फोर्स लग रहा है पीसी, दूसरे में टेंसाइल फोर्स लग रहा है पीटी, सपोज करो, ठीक है। बट ये दोनों अपोजिट है नेचर में, लेकिन इक्वल होंगे, ठीक। जितना कॉपर लगाएगा उतना ही स्टील लगाएगा। तो इससे आप एक डिडक्शन निकाल सकते हो कि पुल ऑन स्टील इज इक्वल टू पुश ऑन कॉपर ठीक है। ये फोर्स है, पुल और पुश क्या है, दे आर नथिंग बट द फोर्स, और पी, और पी आपको पता है सिग्मा एस इंटू एस होता है। सिमिलरली पुश ऑन कॉपर सिग्मा सी इंटू ए सी। अब आपको स्टील का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, स्टील का क्रॉस सेक्शन है आपका 60 इंटू 60, तो लेट्स पुट 60 इंटू 60 हियर, 60 इंटू 60 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो सिग्मा सी इक्वल टू 60 इंटू 30 दिया हुआ है आपको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर इन द क्वेश्चन 60 इंटू 30 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया सिग्मा सी इज ट्वाइस सिग्मा एस, और सिग्मा एस इज 0.5 सिग्मा सी, पॉइंट एस सिग्मा एस इज 0.5 सिग्मा सी। इस रिलेशन को हम पुट करते हैं अपने थर्ड इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, ठीक है। तो दोनों का दोनों आपका आ जाएगा सिग्मा एस के टर्म्स में, और आपका सिग्मा एस कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेस इन स्टील कैलकुलेट हो जाएगा। तो पुट करते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन 3, ट्वाइस सिग्मा सी प्लस 0.5, सॉरी, हाँ, ट्वाइस सिग्मा सी प्लस 0.5 सिग्मा सी, सिग्मा एस आपका आया है 0.5 सिग्मा सी, तो सिग्मा एस को हम 0.5 सिग्मा सी लिख देते हैं, तो ट्वाइस सिग्मा सी प्लस 0.5 सिग्मा सी। That will be equal to 171.6 into 10 to the power 6. आपके पास जो सिग्मा सी स्ट्रेस इन कॉपर आ गया, इससे 68.64 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको आप मेगा न्यूटन में भी लिख सकते हो। सिग्मा सी आ गया, तो सिग्मा एस निकाल लोगे इस रिलेशन से, इसका जस्ट आधा होगा, तो सिग्मा एस आपका आएगा just half of this 0.5 sigma c, it will be equal to 34.6
C2 into 10 to the power 6 Newton per meter square.